नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर डालेंगे नजर, लेकिन सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। संसद के शीतकालीन सत्र में 16 नए विधेयक लाने की तैयारी। सहकारी समितियों में जवाबदेही बढ़ाने और चुनाव सुधार से जुड़े बिल शामिल। वन संरक्षण संशोधन विधेयक भी होगा पेश। गुजरात विधानसभा के दूसरे चरण के लिए चरम पर प्रचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई दलों के दिग्गज नेताओं की रैलियां। पहले चरण में 63% से अधिक वोटिंग। दिल्ली नगर निगम चुनाव के लिए थमा चुनाव प्रचार। आखिरी दिन सभी दलों ने झोंकी पूरी ताकत। 250 वार्ड के लिए रविवार को मतदान, 7 दिसंबर को मतगणना। ड्रोन उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना के परिचालन दिशा निर्देश जारी। देश में ड्रोन और कलपुर्जों के विनिर्माण से जुड़ी कंपनियों को मिलेगा फायदा। 2 साल के लिए 120 करोड़ रुपए की योजना। सौराष्ट्र ने जीती विजय हजारे ट्रॉफी। फाइनल में महाराष्ट्र को 5 विकेट से हराया। फीफा विश्व कप में ग्रुप मैचों के आखिरी दिन 4 मुकाबले। कल से राउंड ऑफ 16 के मुकाबले। और आइए खबरें विस्तार से। 7 दिसंबर से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र में 16 नए विधेयक पेश करने की सरकार की तैयारी है, जिसमें बहुराज्यीय सहकारी समितियों में जवाबदेही बढ़ाने और चुनावी प्रक्रिया में सुधार से संबंधित विधेयक शामिल है। आगामी सत्र में राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग विधेयक भी पेश किए जाने की संभावना है। इस विधेयक में राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग की स्थापना और दंत चिकित्सक कानून 1948 को निरस्त करने का प्रस्ताव है। इसके साथ ही राष्ट्रीय नर्सिंग आयोग संबंधी विधेयक भी पेश किए जाने की संभावना है, जिसमें राष्ट्रीय नर्सिंग आयोग स्थापित करने और भारतीय नर्सिंग परिषद कानून 1947 को निरस्त करने का प्रस्ताव है। बहुराज्यीय सहकारी समितियां संशोधन विधेयक 2022 को सहकारी समितियों में शासन को मजबूत करने, पारदर्शिता व जवाबदेही बढ़ाने और चुनावी प्रक्रिया में सुधार के उद्देश्य से पेश किया जा रहा है। सत्र के दौरान छावनी विधेयक 2022 एक और मसौदा कानून है, जिसे पेश किए जाने की संभावना है। इस विधेयक के उद्देश्यों में छावनियों में जीवन की सुगमता को बढ़ाने का प्रस्ताव भी शामिल है। इस दौरान पेश किए जाने वाले विधेयकों की सूची में पुराना अनुदान विनियमन विधेयक, वन संरक्षण संशोधन विधेयक, तटीय जल कृषि प्राधिकरण संशोधन विधेयक आदि भी शामिल है। और अब गुजरात विधानसभा चुनाव से जुड़ी खबरें। गुजरात विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का प्रचार जोरों पर है। प्रचार शनिवार शाम 5 बजे समाप्त हो जाएगा। सभी राजनीतिक दल मतदाताओं को लुभाने के लिए रैलियां, सार्वजनिक सभाएं और घर घर जाकर प्रचार कर रहे हैं। सोमवार को होने वाले दूसरे चरण के चुनाव के लिए 833 उम्मीदवार मैदान में हैं। मुख्य मुकाबला बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच है। इस चरण में मध्य और उत्तरी गुजरात के 14 जिलों बनासकांठा, पाटण, मेहसाणा, साबरकांठा, अरावली, गांधीनगर, अहमदाबाद, आणंद, खेड़ा, महिसागर, पंचमहल, दाहोद, वडोदरा और छोटा उदयपुर की 93 सीट पर वोट डाले जाएंगे। इनमें 6 सीटें अनुसूचित जाति और 13 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए सुरक्षित हैं। 2,51,58,730 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। निर्वाचन आयोग ने स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए 26,409 मतदान केंद्र बनाए हैं। मतगणना 8 दिसंबर को होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात में 4 चुनावी रैलियों को संबोधित किया। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस केवल अटकाने, लटकाने और भटकाने में विश्वास करती है। देश में गरीबों को लूटने वाले अब भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए उन्हें गालियां दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांकरेज, पाटन,
सोजित्रा और अहमदाबाद में जनसभाएं की। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी भरोसे की प्रतीक बन गई है। पार्टी के विजय संकल्प सम्मेलन को संबोधित करते हुए बीजेपी की प्रचंड जीत का विश्वास जताया। पाटन में उन्होंने कहा कि लोगों का उत्साह इस बात का प्रमाण है कि एक बार फिर भारी बहुमत के साथ बीजेपी की सरकार आने वाली है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस की विशेषता चुनाव के समय उनका अपमान करना और मतदान के समय ईवीएम का अपमान करना है। प्रधानमंत्री ने दावा किया कि जिस तरह से लोगों ने 1 दिसंबर को पहले चरण के मतदान में भाग लिया, उन्हें गुजरात में बीजेपी की जीत का पूरा भरोसा है। चिंता करवी सामान्य नागरिकની ચિંતા કરવી આ દિલ્હીમાં એવી સરકાર બેઠી છે જે સામાન્ય માનવી માટે કામ કરે છે। એના જીવનને આસાન બનાવવા માટે અનેકવિધ કદમ ઉઠાયા અને દીકરીઓને અવસર મળે એના માટે જેટલું થઈ શકે એટલું કર્યું। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बनासकांठा जिले के कांकरेज रैली को संबोधित करने से पहले मोदी कांकरेज में औघड़नाथ मंदिर गए और वहां पर उन्होंने पूजा अर्चना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद में रैली को संबोधित करने से पहले रोड शो किया। प्रधानमंत्री की झलक पाने के लिए सड़क के दोनों ओर भारी संख्या में लोग खड़े थे। प्रधानमंत्री ने भीड़ की ओर हाथ हिलाकर उनका अभिवादन किया। लोगों ने मोदी मोदी के नारे लगाए। प्रधानमंत्री ने भद्रकाली मंदिर में पूजा भी की। और एक नजर गुजरात विधानसभा चुनाव से जुड़ी कुछ और खबरों पर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिचारजी में जनसभा को संबोधित करते हुए विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने न सिर्फ गुजरात को देश का सबसे विकसित राज्य बनाया बल्कि लोगों का भरोसा भी जीता है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने गुजरात के भिलोदा में जनसभा को संबोधित करते हुए बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार को घेरा। पंजाब के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता भगवंत मान ने भी आज गुजरात के भिलोदा में रोड शो कर पार्टी प्रत्याशी के लिए वोट मांगे। उन्होंने कहा कि आज पूरा गुजरात परिवर्तन की मांग कर रहा है। और मेरे वरिष्ठ सहयोगी अखिलेश सुमन अहमदाबाद से जुड़ रहे हैं। आइए उनका सीधा रुख करते हैं। अखिलेश जी, हम जानते हैं कि दूसरे फेज का चुनाव है और इस चरण में मध्य और उत्तरी गुजरात की 14 जिले हैं जहां पे 93 सीट हैं। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि जिस तरह पहला चरण रहा, लोगों का उत्साह रहा, दूसरे चरण के लिए क्या तैयारियां हैं चुनाव आयोग की, और इस बार वो खास मुद्दे जो दूसरे चरण को प्रभावित करेंगे वोटिंग के पैटर्न को समझे तो। देखिए अमृता, सबसे अहम बात तो ये है कि पहले चरण का जो चुनाव जो था उसका परसेंटेज पिछले चुनाव से अगर तुलना करेंगे तो उससे कम था। तो सारे राजनीतिक दलों की चिंता ये है कि इस बार जो है इस दूसरे चरण में कम से कम वो भरपाई पूरी हो पाए, इसलिए लगातार रोड शो के माध्यम से, अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से, या कई जगह डोर टू डोर भी कैंपेन में लोग जुट गए हैं कार्यकर्ताओं के साथ। तो ऐसे में कोशिश ये है कि इस बार जो चुनाव का परसेंटेज बढ़ाया जाए, और चुनाव का परसेंटेज बढ़ाना सभी दलों के हित में है, क्योंकि सभी चाहते हैं कि वो उनके जो भी मतदाता हैं वो बूथ पर आएं और वोट करें। और चुनाव आयोग ने भी अपनी तरफ से जो तैयारियां की है, पहले से भी उन्होंने ब्रांड एम्बेसडर बनाए हैं, और लगातार चुनाव आयोग भी एसएमएस के माध्यम से, होर्डिंग के माध्यम से लोगों को प्रोत्साहित कर रही है। जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी जो तीनों जो महत्वपूर्ण दल हैं, जो बीजेपी है, कांग्रेस है और आम आदमी पार्टी है, वो तीनों ये दावा कर रहे हैं कि जो प्रथम चरण का जो चुनाव था वो उनके पक्ष में है, और मतदाताओं को इस बात का के लिए आकर्षित करने का प्रयास कर रहे हैं कि अब दूसरे चरण में भी उनके पक्ष में मतदान किया जाए। आप सुन रहे हैं कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो के माध्यम से, रैलियों के माध्यम से बातें कर रहे हैं लोगों के साथ। उसी तरह कांग्रेस के जो नेता हैं मल्लिकार्जुन खड़गे या आम आदमी पार्टी ने मान और राघव चड्ढा को उतारा है, वो लोग भी रोड शो कर रहे हैं। जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, देखिए जो पहले चरण के चुनाव थे उससे थोड़े से अलग हट के भी है यहाँ के मुद्दे। यहाँ का जो एक मुद्दा है जो खास तौर पे शेड्यूल्ड ट्राइब के बहुत सारे इलाके हैं, और शेड्यूल्ड ट्राइब के इलाकों में कांग्रेस का थोड़ा सा वर्चस्व रहा था पिछले चुनाव में। अगर सेंट्रल गुजरात की बात करें और नॉर्थ गुजरात की बात करें
तो नॉर्थ गुजरात में 32 सीटें थी, जिसमें कि कांग्रेस को 17 सीटें मिल गई थी, बीजेपी को 14 सीटें ही मिली थी। जबकि सेंट्रल गुजरात में 61 सीटें थी, जिसमें कि बीजेपी को 37 सीटें मिली थी और कांग्रेस को 24 सीटें मिली थी। तो दोनों दलों की कोशिश ये है कि वो जो है और ज्यादा अपनी सीटों में बढ़ोतरी करे। और एक और जो रोचक बात मैं अमृता ये बताना चाहता हूं कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक दूसरे को अपना राइवल मान रहे हैं। ये दोनों आम आदमी पार्टी को माइनस कर रहे हैं। उसके अलावा एआईएम एक चौथे कोण के रूप में बढ़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसे भी ये माइनस कर रहे हैं। मतलब है कि कोशिश ये है दोनों राष्ट्रीय राजनीतिक दलों का कि दो आमने सामने का चुनाव हो, दो तरफा चुनाव हो, और इसमें जो छोटे दल हैं उनको माइनस किया जाए। अब ये देखना ये होगा कि इस बार जो दूसरे चरण का चुनाव है उसमें कितने मत विभाजित होते हैं और उसमें किसको फायदा या नुकसान होता है। बिल्कुल, बेहद इंटरेस्टिंग होने वाला है दूसरा फेज भी, और सभी की निगाहें उस पर, और उसको लेकर चुनाव प्रचार भी जोरों पर। अब जनता तय करेगी कि किसके पक्ष में जाएगा उसका वोट। बहुत शुक्रिया अखिलेश सुमन जी आपका बातचीत के लिए। गुजरात विधानसभा चुनाव के पहले चरण में सौराष्ट्र कक्ष के 19 जिलों और राज्य के दक्षिणी क्षेत्रों की 89 सीटों पर 63.14% मतदान दर्ज किया गया। निर्वाचन आयोग ने यह जानकारी दी है। निर्वाचन आयोग के मुताबिक आदिवासी बहुल नर्मदा जिले में सबसे अधिक 78.24% मतदान हुआ। इसके बाद तापी में 76.91% मतदान दर्ज किया गया। नवसारी की बात करें तो वहां पर 71.06% मतदान दर्ज किया गया। 10 जिलों में 60% से अधिक मतदान दर्ज किया गया, जबकि 6 अन्य जिलों में 60% से कम मतदान हुआ। सूरत की बात करें तो वहां पर 62.27% और राजकोट में 60.45% मतदान हुआ। आंकड़ों की अगर बात करें तो उसके मुताबिक 2017 के विधानसभा चुनाव में पहले चरण में इन्हीं 89 निर्वाचन क्षेत्रों में 66.75% मतदान हुआ था। और दिल्ली नगर निगम चुनावों की बात करें तो 4 दिसंबर को होने वाले हाई प्रोफाइल चुनाव के लिए प्रचार जो है वो थम गया है। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस समेत कई दलों के नेताओं और उम्मीदवारों ने जनसभाएं, रोड शो और रैलियां निकाली। बीजेपी नगर निगम में पिछले 15 साल से सत्ता में है और लगातार चौथे कार्यकाल पर पार्टी की नजर है। वार्ड परिसीमन के बाद दिल्ली में नगर निगम का ये पहला चुनाव होगा। बीजेपी और आप ने सभी 250 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं, जबकि कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने 247 सीटों पर चुनाव वो लड़ रही है। दिल्ली नगर निगम चुनाव के लिए रविवार 4 दिसंबर को मतदान होगा, जबकि मतों की जो गिनती है वो 7 दिसंबर को की जाएगी। कुछ और अहम खबरें। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मुंबई में रक्षा शिपयार्ड पर रक्षा मंत्रालय के लिए सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता की। इस मौके पर रक्षा मंत्री ने कहा कि हमारी समुद्री सीमाओं की रक्षा के लिए एक सशक्त नौसेना और तटरक्षक बल आज की महत्वपूर्ण जरूरत है। उन्होंने कहा कि नौसेना और तटरक्षक बल की मजबूती तभी संभव है जब हम उन्हें अत्याधुनिक जहाज और हथियारों से सुसज्जित करेंगे। इस दिशा में हमारे शिपयार्ड एक अहम भूमिका निभा रहे हैं। कि हमारी समुद्री सीमाओं की रक्षा के लिए एक सशक्त नेवी और कोस्ट गार्ड आज की ये बहुत बड़ी आवश्यकता है। और नेवी और कोस्ट गार्ड की मजबूती ये तभी संभव है जब हम उन्हें अत्याधुनिक जहाज एवं हथियारों से पूरी तरह से लैस करते हैं। और इस हिसाब में हमारे शिपयार्ड से अपनी बहुत ही अहम भूमिका निभा रहे हैं। सरकार ने ड्रोन और ड्रोन उपकरणों के उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दे दी है। ये मंजूरी वर्ष 2022-23 से 2024-25 की अवधि के लिए दी गई है और इसके लिए 120 करोड़ रुपए का योजना खर्च तय किया गया। इस योजना को नागरिक उड्डयन मंत्रालय लागू कर रहा है। योजना का उद्देश्य देश में ड्रोन और ड्रोन उपकरणों के उत्पादन को बढ़ावा देना है। इस प्रक्रिया में स्वदेशी उद्योगों को वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी बनाने पर ध्यान दिया जाएगा। मंत्रालय ने यह भी बताया कि योजना के तहत भारत में ड्रोन और ड्रोन उपकरणों के विनिर्माण से जुड़ी कंपनियों को सहायता प्रदान की जाएगी। योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना का लाभ लेने के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम, MSME और स्टार्टअप क्षेत्र की कंपनी का वार्षिक कारोबार ड्रोन के लिए 2 करोड़ रुपए और उपकरणों के लिए 50 लाख रुपए होना चाहिए।
और अब नजर डालते हैं कुछ और प्रमुख समाचारों पर। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कोहिमा में ऐतिहासिक द्वितीय विश्व युद्ध स्मारक का दौरा किया। उन्होंने कर्तव्य का पालन करते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले बहादुर सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। विदेश मंत्री एस जयशंकर और संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस 15 देशों वाली सुरक्षा परिषद की भारत की अध्यक्षता में होने वाली बैठक के दौरान संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में 14 दिसंबर को महात्मा गांधी की एक आवक्ष प्रतिमा का अनावरण करेंगे। संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने कहा है कि रूस यूक्रेन संघर्ष के मामले में भारत दोनों पक्षों से बात कर रहा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि नई दिल्ली इस युद्ध को लेकर निष्क्रिय नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने 1994 के इसरो जासूसी मामले में वैज्ञानिक नंबी नारायणन को कथित रूप से फंसाने के एक मामले में पूर्व डीजीपी सहित 4 व्यक्तियों को अग्रिम जमानत देने के केरल उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द कर दिया। स्थानीय शेयर बाजारों में पिछले 8 कारोबारी सत्र से जारी तेजी पर आज विराम लग गया। बीएसई सेंसेक्स करीब 416 अंक टूटकर 62,868 अंक पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 116 अंक की गिरावट के साथ 18,696 अंक पर बंद हुआ। जम्मू कश्मीर पुलिस की संयुक्त टीम और राष्ट्रीय राइफल्स ने उरी सेक्टर में नियंत्रण रेखा पर पीओके से हथियारों और ड्रग्स की तस्करी के नापाक प्रयास को नाकाम कर दिया। हथियार, बारूद समेत प्रतिबंधित सामग्री के 10 पैकेट बरामद किए गए हैं। पंजाब के तरनतारन जिले में भारत पाकिस्तान सीमा के पास एक खेत से 5 किलोग्राम हेरोइन के साथ एक ड्रोन बरामद किया गया। पंजाब पुलिस और सीमा सुरक्षा बल के संयुक्त अभियान में 6 रोटर वाला एक मानव रहित हेक्साकॉप्टर बरामद किया गया। यूरोपीय संघ रूस से आने वाले तेल पर $60 प्रति बैरल मूल्य की सीमा तय करने की तैयारी कर रहा है। इस कदम का उद्देश्य वैश्विक बाजारों में रूस से आने वाली तेल की आपूर्ति को जारी रखने के साथ ही यूक्रेन युद्ध के लिए धन जुटाने की राष्ट्रीय व्लादिमीर पुतिन की क्षमता को कमजोर करना है। अमेरिका ने उत्तर कोरिया के मिसाइल कार्यक्रम को लेकर नए प्रतिबंध लगाए हैं। अमेरिका ने वर्कर्स पार्टी ऑफ कोरिया के निदेशक और उप निदेशक को प्रतिबंधित कर दिया है। इसके अलावा केंद्रीय समिति के एक अन्य सदस्य किम सू गिल पर भी प्रतिबंध लगाया है। अमेरिका ने अलकायदा और पाकिस्तानी तालिबान समूहों के 4 सदस्यों को वैश्विक आतंकवादी घोषित किया है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि बाइडेन प्रशासन यह सुनिश्चित करेगा कि कोई भी आतंकवादी अफगानिस्तान में पैर न पसार सके। और इसी के साथ यहां रुकेंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए संसद टीवी। What can the new G20 Troika do for the developing world? It has created a group that is not against any other group. Yes. It is a group that brings together. We also still need to see whether the commitments can be also implemented. The current Troika would play a very important role. Given that over the last 75 years, despite changes of government within the country, India has by and large championed the developing world's causes. ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का और अब आगे बढ़ेंगे, नजर डालेंगे राज्यों से जुड़ी खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को जन्मदिन की बधाई दी और कहा कि उन्होंने अपनी नेतृत्व क्षमता से सत्ताधारी दल में नया जोश और नई ऊर्जा भरने का काम किया है। बीजेपी ने पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और पूर्व सांसद सुनील जाखड़ राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य नियुक्त किए गए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा मालवा पहुंची। आज की यात्रा का विषय महिलाओं के साथ चलो था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुरादाबाद में प्रबुद्ध जन सम्मेलन में 30 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि सभी योजनाओं का लाभ बिना किसी भेदभाव के गरीबों को दिया जा रहा है।
त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने उत्तर त्रिपुरा जिले के लिए धर्मनगर में मुख्यमंत्री कार्यालय का शिलान्यास किया। हरियाणा कैबिनेट मीटिंग में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कई बड़े अहम फैसलों को मंजूरी दी। स्क्रैप पॉलिसी के साथ ही नई हरियाणा आत्मनिर्भर टेक्सटाइल पॉलिसी 2022-25 को मंजूरी दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने 4 दिसंबर को होने वाले दिल्ली एमसीडी चुनाव पर रोक लगाने के अनुरोध वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ओडिया फिल्मों की मशहूर अभिनेत्री झरना दास के निधन पर शोक प्रकट करते हुए कहा कि ओडिया फिल्म जगत में योगदान के लिए दिग्गज अभिनेत्री को हमेशा याद रखा जाएगा। ओडिशा के जगन्नाथपुरी में समुद्र तट पर सैंड आर्ट फेस्टिवल चल रहा है। 5 दिवसीय फेस्टिवल में अंतर्राष्ट्रीय सैंड आर्टिस्ट और पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित सुदर्शन पटनायक ने G20 लोगो बनाया। और अब कुछ और अहम खबरें। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में पीली मिट्टी की खदान धंस जाने से उसमें दबकर 6 महिलाओं समेत 7 लोगों की मौत हो गई है। हादसा बस्तर के मालगांव में हुआ। हादसा उस वक्त हुआ जब ग्रामीण खदान से मिट्टी निकाल रहे थे, तभी ऊपर का हिस्सा उनके ऊपर गिर गया और सभी उसके नीचे दब गए। फिलहाल मलबे में दबे लोगों को निकालने का काम जारी है। और अब अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर नजर। रूसी गोलाबारी के कारण यूक्रेनी शहर खेरसोन के अधिकांश हिस्सों में विद्युत आपूर्ति फिर से बाधित हो गई। खेरसोन में बिजली आपूर्ति हाल में बहाल की गई थी। मॉस्को में ठंड के मौसम में प्रमुख असैन्य बुनियादी ढांचों को नष्ट करने के लिए हमले तेज कर दिए गए। कीव में मेयर ने राजधानी के लाखों निवासियों से कहा कि उन्हें सर्दियों के लिए पानी और भोजन का भंडार रखना चाहिए, क्योंकि बुनियादी ढांचों को अधिक नुकसान होने पर आपूर्ति बाधित होने की आशंका है। उन्होंने लोगों से आग्रह किया है कि अगर संभव हो तो वे शहर छोड़कर अपने मित्रों या परिवार के अन्य सदस्यों के पास जाने पर विचार करें। और अब खेल की खबर। विजय हजारे ट्रॉफी के फाइनल में सौराष्ट्र ने महाराष्ट्र को 5 विकेट से हराया। सौराष्ट्र के लिए अनुभवी शेल्डन जैक्सन ने नाबाद 133 रन की पारी खेली। पहले बल्लेबाजी करते हुए महाराष्ट्र ने कप्तान ऋतुराज गायकवाड के लगातार 30 शतक के दम पर 50 ओवरों में 9 विकेट पर 248 रन बनाए। सौराष्ट्र के लिए चिराग जानी ने हैट्रिक ली। जवाब में सौराष्ट्र ने 46.3 ओवर में लक्ष्य हासिल कर लिया। शेल्डन जैक्सन ने 136 गेंदों में 12 चौकों और 5 छक्कों की मदद से 133 रन बनाए। फीफा विश्व कप में आज ग्रुप चरण के रोमांच का अंतिम दिन है। ग्रुप एच में दक्षिण कोरिया का सामना पुर्तगाल से और घाना का मुकाबला उरुग्वे से होगा। पुर्तगाल ने पहले ही प्री क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। अब इस ग्रुप से नॉकआउट में जाने के लिए घाना, दक्षिण कोरिया और उरुग्वे के बीच होड़ है। ग्रुप जी में सर्बिया का सामना स्विट्जरलैंड से और ब्राजील का मुकाबला कैमरून से होगा। सर्बिया और स्विट्जरलैंड की टीम फीफा विश्व कप के अपने अंतिम ग्रुप मुकाबले में जब आमने सामने होगी तो ये मैच नॉकआउट की तरह होगा और इसका विजेता अंतिम 16 में जगह बनाएगा, जबकि हारने वाली टीम बाहर हो जाएगी। ग्रुप जी से ब्राजील की टीम शुरुआती 2 मैच जीतकर पहले ही नॉकआउट में जगह बना चुकी है और इस ग्रुप से क्वालिफाई करने वाली दूसरी टीम के लिए कैमरून, सर्बिया और स्विट्जरलैंड के बीच मुकाबला है। तो फिलहाल वक्त आपसे विदा लेने का। बुलेटिन में इतना ही। चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं जापान के पैराडाइज एक्वेरियम में स्कूबा गोताखोर की शानदार तस्वीरों के साथ। रखिए अपना ख्याल, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।